हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में पार्ट नंबर 4 में इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अलग अलग हम लोगों ने एप्लीकेशंस देखे थे। उसमें मैंने आप लोगों को हेट्रोजीनियस कैटालिसिस तक बता दिया था। क्लियर कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है। उसके बाद जो एक एग्जांपल आता है दैट इज़ योर 6th वन, जिसमें ऐसा बोला है, 6th वन है आप लोगों का, उसमें ऐसा बोला है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। आपको क्या करना पड़ता है? सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। ओके, आप लोग को सेपरेशन करना पड़ता है इनर्ट गैसेस का। अब इनर्ट गैसेस वो होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते, ऐसा समझ में, जैसे हम कह सकते हैं नोबल गैसेस, उनको सेपरेट करना। तो देखो, ड्यू टू द, इसमें बोला है कि अगर ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस बाय चारकोल, आप समझ सकते हो कि हमें अलग अलग मात्रा में डिफरेंस देखने को मिलता है एड्जॉर्प्शन यानी गैसेस का चारकोल पे। तो क्या होता है, अलग अलग, कोई गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब होता है, कोई गैस कम एड्जॉर्ब होता है। तो ड्यू टू ये डिफरेंस है, आया समझ में। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन गैसेस का जो चारकोल पे होता है इज़ अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? नोबल गैसेस। इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। एंड दैट कैन बी सेपरेटेड, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं एड्जॉर्प्शन जब हम कोकोनट चारकोल पे किस पे कराएंगे आप एड्जॉर्प्शन? कोकोनट चारकोल पे। अलग अलग टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा, तो तब जाके ये जो नोबल गैसेस है वो सेपरेट हो पाएंगे। आया समझ में। उसके बाद जो आता है 7th वन, वो है आप लोगों का 7th जो आता है, उसमें ऐसा बोला है इन क्यूरिंग डिसीजेस। ओके, अब यहाँ पे इन क्यूरिंग डिसीजेस का मतलब क्या होता है? एक हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर ऑफ द ड्रग्स आर यूज टू किल जर्म्स बाय गेटिंग एड्जॉर्ब ऑन देम, यानी कि जो क्योर करने वाले हैं डिसीज़, मतलब जिससे बचने वाले हैं, तो ऐसे बहुत सारे आपको नंबर ऑफ ड्रग्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप के मेडिकेशंस आप लो, तो अलग अलग टाइप के आपको ड्रग्स देखने को मिलेंगे जो यूज़ होते हैं जर्म्स को किल करने के लिए। और बाकी क्या होता है? एंड गेटिंग एड्जॉर्ब ऑन देम, ईजिली एड्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद जो है 8th वन, वो है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड प्रोसेस, हम कह सकते हैं, है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ। तो ये सारे आपको लर्न हो जाना चाहिए। ओके, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है? ये हम कह सकते हैं एक एकदम लो ग्रेड वाला है, जिसमें सल्फाइड ओर का जो जिसमें हम कंसनट्रेटेड सल्फाइड ओर लेते हैं। तो ये जो सल्फाइड ओर है कॉन्सनट्रेटेड, उसको हम सेपरेट करेंगे किससे? सिलिका से। आया समझ में। सिलिका जेल जो होता है वो हम सरफेस पे लेते हैं, तो उसमें से सल्फाइड ओर को हम कंसनट्रेटेड सल्फाइड ओर को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो इसमें बोला लो ग्रेड सल्फाइड ओर इज कॉन्सनट्रेटेड एंड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका में से हम उसको सेपरेट करते हैं। और अदर हम कह सकते हैं अर्थली मैटर बाय दिस मैथड यूजिंग पाइन ऑयल। अच्छा, ये पाइन ऑयल ये मतलब ऑयल है ना, उससे भी हम उसको सेपरेटिंग कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये एक टाइप का कैसा है? फ्रोथिंग एजेंट है, जो फ्रोथ क्रिएट करता है, झाग क्रिएट करता है। आया समझ में। तो हम कह सकते हैं ये जो सल्फाइड ओर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं सिलिका से। सिलिका जेल ले लो, या अर्थिंग, आप अपने अर्थ में पाए जाने वाले जितने भी मेटल्स होते हैं, है ना, उस मेथड से भी, जहाँ पे ये पाइन ऑयल देखने को मिलता है। और पाइन ऑयल से हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो बोला है वो मेनली फ्रोथिंग एजेंट है, एक टाइप का जो फ्रोथ क्रिएट करता है, उसमें से हम क्या कर सकते हैं? सल्फाइड ओर को सेपरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड प्रोसेस, वो सल्फाइड ओर जो बनते, ओर्स जो बनते हैं, जो बेसिकली अर्थ से होते हैं, जनरली नेचर में पाए नहीं जाते, लेकिन अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, समझे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सल्फाइड ओर को हम सेपरेट करते हैं। इसके बाद जो आता है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, अब ये एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर क्या हुआ? हम कह सकते हैं इसमें जो सरफेस होते हैं वो कुछ यानी कि अलग अलग प्रेसिपिटेट्स, यानी सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट, जैसे कि कुछ प्रेसिपिटेट पीपीटी देखने को मिलते हैं, जैसे हम ले सकते हैं सिल्वर हैलाइड, है ना, सिल्वर हैलाइड ले सकते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी होती है
एड्जॉर्ब करने की, एड्जॉर्बिंग सम डाइज, कुछ कुछ डाइज को क्या करता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। जैसे हम कह सकते हैं ईओसिन, है ना, जैसे देखो ये रहा ईओसिन, एक टाइप का डाई है, नाम याद रखो। और उसके बाद आता है फ्लोरेसिन, ये भी एक टाइप का डाई है, फ्लोरेसिन। तो ये जो डाई है इन सबको क्या करता है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये सरफेस पे प्रेसिपिटेट दे देते हैं किसके, सिल्वर हैलाइड के, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एड्जॉर्ब करने की कुछ डाई की, जैसे कि ईओसिन है, फ्लोरोसिन है, एक्सेट्रा। और हम कह सकते हैं देयर बाय एक प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूसिंग करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, यानी कि डाई आ गया तो डाई में एक कलर प्रोड्यूस करेगा, एक एट दी एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट पे एक कलर मिलेगा हमें। नेक्स्ट आता है 10th, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। अब ये क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस क्या हुआ, इसको हम कहेंगे कि क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस जो है वो बेस्ड है ऑन द फेनोमेना ऑफ एड्सॉर्प्शन, पूरी तरह से एड्सॉर्प्शन फेनोमेना पे बेस्ड है। एंड इट फाइंड, इसमें क्या होता है, एक नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं एनालिटिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड में। क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो कि हम पढ़ेंगे टीएलसी, है ना, आगे देखेंगे टीएलसी पेपर से एनालिसिस हो जाता है, एक टाइप का एक एनालिसिस है जिसमें एचपीएलसी है, प्रेशर है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सबको एनालिसिस करते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफिक। तो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस है जो बेसिकली एड्सॉर्प्शन पे भार देता है ना। और हम कह सकते हैं इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, एनालिटिकल मेथड्स होते हैं, और इंडस्ट्रियल फील्ड में भी बहुत ही अच्छा मेथड है, एचपीएलसी है, टीएलसी, इन सबको क्या करता है कि सेपरेट करने का काम करता है। यानी कि आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आप लोगों को हाई प्रेशर पे सोल्यूट कैसे बिहेव करेगा, सॉल्वेंट कैसे बिहेव करेगा, और उन सब का आपको ग्राफ बनाना है ना, तो एचपीएलसी मेथड आता है। ये मशीन है पूरी तरह से जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक, इसमें एनालिसिस होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट्स का। ओके, सो ये आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। क्लियर? यस। तो इसके बाद जो आप लोगों का इंटेक्स क्वेश्चन आता है 5.1, वो ज़रा देखना, ज़रा ध्यान से समझना 5.1 में क्या बोला है। इंटेक्स क्वेश्चन 5.1 में आपको ये बताया गया है इस वाले में कि देखो, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन। आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं केमिसॉर्प्शन के, तो आप क्या क्या लिखोगे, पहला तो आप क्या लिखोगे कि केमिसॉर्प्शन क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है नेचर में। तो पहला पॉइंट आएगा हाईली स्पेसिफिक। ओके, हाईली स्पेसिफिक एक अलग टाइप का स्पेसिफाई किया हुआ। और हम कह सकते हैं इट ऑक्यूपाई ओनली, तभी ऑक्यूपाई होगा जब कोई एक पॉसिबिलिटी होगी केमिकल बॉन्डिंग की, किसके बीच में, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट में। दूसरा हम कह सकते हैं फिजिसॉर्प्शन, लाइक फिजिसॉर्प्शन के जैसा ही हम कह सकते हैं केमिसॉर्प्शन जो इंक्रीज होता है किससे, विद एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एड्सॉर्बेंट, धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा केमिसॉर्प्शन में भी प्रोसेस बढ़ता रहेगा। तो क्या होगा, दूसरा जो होगा वो आपका सरफेस एरिया। तो ये 2 आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, सरफेस एरिया बढ़ा तो एड्सॉर्बेंट यानी कि जो ये हमारा एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस है वो भी तेज हो जाएगी। अब उसके बाद आता है 5.2, मैं आपको सारे आंसर्स भेज दूंगी, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। अब आता है वाई डज फिजिसॉर्प्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्यों फिजिसॉर्प्शन कम होता था बेटा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते थे। तो फिजिसॉर्प्शन कैसा है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं एक टाइप का क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज, आया समझ में, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो एक टाइप का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से हमने देखा था, वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिसॉर्प्शन जो हो रहा है वो रेडिली कहाँ होगा, लो टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे, आया समझ में। अब उसके बाद इंडेक्स नंबर 5.3 आता है जिसमें आपको ये बोला है वाई आर पाउडर्ड सब्सटेंसेज, क्यों पाउडर्ड सब्सटेंसेज ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वाई आर पाउडर्ड सब्सटेंसेज मोर इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट्स देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्यों पाउडर वाले इतने ज़्यादा इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, क्यों रेदर देन क्रिस्टलाइन फॉर्म पे। आप समझ सकते हो पाउडर्ड फॉर्म यानी पूरा चूर चूर एकदम पाउडर बन गया, और क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल है ऐसा। तो पाउडर्ड सब्सटेंसेस ज़्यादा इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट होते हैं क्रिस्टल फॉर्म्स की कंपैरिजन में। क्यों, बिकॉज जो सब्सटेंस है वो हमारा कैसा है, पाउडर्ड है। तो पाउडर्ड होने की वजह से उसका जो सरफेस एरिया बढ़ेगा, समझे ना, पाउडर्ड है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। और हम कह सकते हैं कि फिजिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो फिजिसॉर्प्शन में यही तो था कि एड्सॉर्बेंट क्या मतलब, फिजिसॉर्प्शन कैसा होता है, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो यहाँ पे आपको वही लिखना है कि फिजिसॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ
एड्जॉर्बेंट, मतलब कि जितना ज़्यादा एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका फिजिक्स ऑप्शन हो पाएगा। समझ चुके? ठीक है, तो ये था आप लोगों के 3 इंटेक्स क्वेश्चंस। यस, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस। ओके, सो कैटालिसिस हम समझते हैं कैटालिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, और उसी की पूरी थियरी आपकी दे के रखी है। कैटालिसिस मतलब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट मतलब KClO3 है ना। जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करेंगे स्ट्रांगली तो वो डिकम्पोज हो जाएगा धीरे धीरे और आपको डाई ऑक्सीजन देगा। आया समझ में? डाई ऑक्सीजन देखा था, मतलब कि ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो उसका टेम्परेचर रेंज आपको दे के रखा है 653 टू 873 केल्विन पे। तो ज़रा देखते हैं इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस। आपके पास KClO3 प्रेजेंट है, दैट मीन्स पोटेशियम क्लोरेट आपका है। इसको आप डिकम्पोज करो बेटा, यानी इसको तोड़ो तो क्या बनेगा, KCl है ना प्लस O2, इस टाइप में लिखा। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो ये यहाँ पे कितना है, 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, 2। आया समझ में? और O कितना है, देखो O कितना है, 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स बैलेंस हो गया 3O2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इस टाइप से आप उसको डिकम्पोज करोगे। और अगर मैं यानी आपको टेम्परेचर यहाँ पे कितना हाई देना पड़ेगा, 653 टू 873 केल्विन। ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक, अगर हम लिटिल अमाउंट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हैं, अगर इसमें ऐड करते हैं छोटा यानी बहुत कम मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो डिकम्पोजिशन जो होगा वो कंसिडरेबली लोअर टेम्परेचर रेंज पे होगा, दैट इज़ कितना 473 टू 633 केल्विन पे, है ना। और ये जो होगा और ऑल्सो एट मच एक्सेलरेटेड रेट, इसको यानी एक्सेलरेट ज़्यादा करना पड़ेगा। आप समझ सकते हो, इसमें अगर मैं डायरेक्टली मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 डाल दूँ, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड कर देती हूँ तो डिकम्पोजिशन थोड़ा लो टेम्परेचर पे होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला है 473 टू कितना 633 केल्विन पे स्टार्ट करेगा, यानी कि इसको क्या होगा, हमें एक्सेलरेट थोड़ा ज़्यादा कराना पड़ेगा, यानी कि इसको ज़्यादा एक्सेलरेशन रेट लगेगी आगे बढ़ने में। इसको यानी क्या होगा, एक्सेलरेशन रेट जो होगी वो रिएक्शन को ज़्यादा लगेगी। क्लियर? अब ऐसा क्यों कि मैग्नीज MnO2 डालने से ऐसा हुआ, क्यों ऐसा? इसका मतलब ये हुआ कि KClO3 जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, यानी कि हमने जो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है ये हमने ऐड, यानी कि वही है KClO3 में ही हम मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एडेड मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, अनचेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मास। अगर इसका मास देखें ना तो वो कभी चेंज नहीं होता, अनचेंज होता है उसके मास के रिस्पेक्ट में। और उसका कॉम्पोजिशन यानी इसी टाइप में आपको इसी फॉर्मेशन में MnO2 मिलेगा, इसका कॉम्पोजिशन भी फिक्स होता है। आया समझ में? इस वजह से आप कहीं पर भी डालोगे तो इसका रेट जो होगा वो आपको ठीक ठीक देखने को मिलेगा। और इसी टाइप से अगर आप देखोगे कि इसके जो रेट होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो धीरे धीरे ऑल्टर्ड यानी चेंज होते रहते हैं, है ना। अगर ये चेंज होगा तो किसके प्रेजेंस में, एक अलग अलग आप सब्सटेंस अगर अलग अलग डालोगे तो इसका रेट भी चेंज होने लगेगा। समझे? तो हम कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक स्टडी जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, दैट इफेक्ट वो इफेक्ट करती है अलग अलग सब्सटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अलग अलग रेट। क्योंकि हम किसका क्या बात कर रहे हैं बेटा, कैटालिसिस, तो अलग अलग सब्सटेंसेस डालेंगे तो रेट पे भी इफेक्ट अलग अलग पड़ेगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी हम कह सकते हैं इफ एडेड डिफरेंट दैट डिपेंड ऑन व्हाट, डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस डालोगे रेट भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। समझे? तो यहाँ पे वो चीज़ है कि यहाँ पे इफेक्ट करेगा आपके अलग अलग सब्सटेंसेस पे और उसी हिसाब से आपका रेट केमिकल रिएक्शन का बनेगा। जो कि फर्स्ट बताया था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिसिस के बारे में बर्जीलियस करके था, फर्स्ट मेड बाय बर्जीलियस। ठीक है, ये नाम का साइंटिस्ट था, बर्जीलियस था। 1835 में उसने क्या बोला था कि उसने बोला था ही सजेस्टेड द टर्म कैटलिस्ट फॉर सच सब्सटेंसेस। बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसी ने टर्म कैटलिस्ट को सजेस्ट किया था। समझे? तो ये 1 मार्क में आ सकता है कि बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट था। अब उसने क्या बताया था कि हम कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सेलरेट करते हैं अलग अलग रेट पे, द रेट ऑफ, यानी सब्सटेंस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते हैं और
खुद भी themselves remain chemically and quantitatively unchanged, खुद तो चेंज होते नहीं है लेकिन क्या करेंगे, ये देखो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट, मतलब अंदर अगर हमारी रिएक्शन हो रही है तो वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन पार्टिसिपेट करने के बाद वो रेट बढ़ाएगा, यानी कि एंड तक रिएक्शन में नहीं रहेगा और एक टाइप का रह रहा है लेकिन अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यानी उसकी रेट को बढ़ा रहा है, रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा है। तो सब्सटेंस जो एक्सेलरेट करना, मतलब समझे, एक्सेलरेट करता है केमिकल रिएक्शन को खुद, देमसेल्स, है ना, और वो खुद रिमेन केमिकली क्वांटिटेटिवली अनचेंज, वो खुद कभी चेंज नहीं होता आफ्टर द रिएक्शन के बाद भी। आप रिएक्शन करवा दो फिर भी उसका जो कैटलिस्ट होगा वो एज इट इज़ रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, नोन एज कैटलिस्ट। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है कैटलिस्ट की तो आप क्या दोगे कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्सेलरेट करते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे themselves खुद, एंड रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज, कभी चेंज नहीं होते आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद भी, उसी का क्या नाम हो गया, आपका कैटलिस्ट नाम हो गया, समझे। और ये फेनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ये पूरे फेनोमिना को बोलते हैं कैटालिसिस। क्लियर आया समझ में। और ये हमने पढ़ चुके हैं पहले कैटलिस्ट के बारे में। ओके सो ये एक टर्म है कैटलिस्ट जो आपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था। सो इसके बाद जो एक नेक्स्ट टर्म आता है जिसे हम कहेंगे यहाँ पे प्रमोटर एंड पॉइजन्स। ध्यान रखो, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। अब ये चीज़ है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें, एक्टिविटी, कैटलिस्ट को, रिएक्शन को प्रमोट करे, आगे बढ़ाए, ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस। तो देखो, प्रमोटर आर द सब्सटेंसेस दैट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, यानी कि जो कैटलिस्ट जो एक्टिविटी कर रहा है उसको बढ़ावा देता है, कौन, प्रमोटर। यानी कैटलिस्ट का भी काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, और एक टाइप से इसको क्या हो गया, प्रमोटर, जो एनहेंस करता है, आगे देता है, आगे बढ़ाता है रिएक्शन को, तो उसका काम होता है प्रमोटर, ऐसे सब्सटेंस दैट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, वाइल पॉइजन्स जो होते हैं डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे देखो, प्रमोटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, कि वो क्या करते हैं, एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एनहेंस यहाँ लिखने का, बढ़ावा देना, ठीक है, एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। और ये पॉइजन्स क्या करेंगे, पॉइजन्स क्या करेंगे, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। आया समझ में, यानी कि जो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटीज़ होगी उनको ये कम करता है, पॉइजन यानी जहर फैलाना, तो डिक्रीज करेगा कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और ये इंक्रीज करेगा, कैटलिस्ट को बढ़ा देगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे बोला है हेबर प्रोसेस, ये ध्यान रखो, इसको हम कहते हैं हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस एग्जाम में पक्का आता है हेबर प्रोसेस। क्लियर। अब ये हेबर प्रोसेस का एग्जांपल है, इसमें हेबर प्रोसेस जो है वो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग कराता है अमोनिया का। इसमें बेसिकली आपको अमोनिया देखने को मिलेगा, NH3। क्लियर। ये अमोनिया प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे हम इसमें एक्ट कर सकते हैं, इसमें एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है, मोलिब्डेनम ये नाम है, ये ध्यान रखो, देखो मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम जो है ये वाला वो प्रमोटर की तरह एक्ट करता है। ये किस टाइप से एक्ट करता है, इट एक्ट एज व्हाट, एक्ट एज प्रमोटर, ठीक है। ये किस टाइप से, प्रमोटर की तरह एक्ट करता है, आया समझ में। और एक जो हमारे पास एग्जांपल है फॉर आयरन, आयरन के लिए विच इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट। बेसिकली मोलिब्डेनम आप ले लो एग्जांपल, जो प्रमोटर की तरह यहाँ पे यूज़ कर रहा है, और किसके लिए, फॉर आयरन, आयरन जो कैटलिस्ट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ओके, है ना। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है आपको दे के रखा हुआ है वो हेबर प्रोसेस का एग्जांपल है, ज़रा ध्यान से समझना। N2 + 3H2 दैट गिव्स, यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट जो आपको बोला वो, मोलिब्डेनम यहाँ पे आपका प्रमोटर, आया समझ में, ऐसे नीचे लिखना है। N2 + 3H2 Fe आपका कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम यानी MO, ठीक है, वो लिखना है। दैट गिव्स व्हाट, 2NH3, कैसा है, गैस है। तो आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है हेबर प्रोसेस के अंदर कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग किसका होता है, अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है। मोलिब्डेनम आपका एक टाइप का प्रमोटर की तरह एक्ट कर रहा है, किसके, फॉर आयरन के लिए, जो आयरन यूज हो रहा है आपका कैटलिस्ट। अब हेबर प्रोसेस का एग्जांपल पूछे तो हेबर प्रोसेस में क्या लिखोगे, देखो अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग, इतना ध्यान रखना है तो आपको ये पूरा पता चल जाएगा। N2 + 3H2
Fe आपका कैटलिस्ट यूज होगा, मॉलिब्डेनम, दैट गिव्स 2NH3, दैट योर हेबर प्रोसेस। और कैटलिस्ट को हम डिवाइड करेंगे बेसिकली 2 ग्रुप में, वो ज़रा ध्यान रखना। इसमें 2 टाइप के कैटलिस्ट की बात होती है, वो आपको मैं अभी समझाऊंगी, ठीक है। तो कैटलिस्ट का टाइप्स पूछ सकते हैं, हेबर प्रोसेस भी आपको पूछ सकते हैं, क्लियर। सो कैटलिस्ट का मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रो, मतलब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। देखो क्या होता है होमोजीनियस कैटालिसिस, ओके। बेसिकली इसका काम क्या होता है, सो होमो मतलब सेम टाइप का कुछ रिलेशन होगा। सो देखो इसमें बोला है कि जब भी रिएक्टेंट, व्हेन द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट, जब भी इसमें ध्यान रखो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है और कैटलिस्ट है, एक ही फेज में होगा, आर इन द सेम फेज, दैट इज लिक्विड और गैस, कोई भी लिक्विड या गैस, तो ये प्रोसेस को हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहेंगे। तो होमो का मतलब भी आप समझ सकते हो क्या, सेम फेज, क्लियर। सेम फेज में कौन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, आरपीसी। खाली मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग पूरा लिखना। जब भी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिसिस सेम फेज में होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। और ये जो सम ऑफ द एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर होमोजीनियस के, तो वो ज़रा ध्यान रखना, ये आपको पूछ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल जो दिया है वो बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करने से आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि SO2 से SO3 में हमें कन्वर्ट करना है, जिसमें विथ डाई ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस में, सॉरी विथ डाई ऑक्सीजन लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हम लेंगे एज अ कैटलिस्ट इन द लीड चैम्बर प्रोसेस। इसको एक टाइप का लीड चैम्बर प्रोसेस भी कहा जाता है, लेड मतलब PB, ओके। सो लीड चैम्बर प्रोसेस भी बोलते हैं। तो पहला आप क्या कर रहे हो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ओनली रिएक्शन लिख रही हूँ मैं, 2SO2 + O2 दैट गिव्स NO, उसके बाद बोला है 2SO3, क्लियर। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। हमें इसका पहला ऑक्सीडेशन यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू व्हाट, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका नाम आपका क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका नाम क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आया समझ में, ये बुक में है। तो इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड में हो रहा है, जिसमें विथ डाई ऑक्सीजन, किसके कहाँ पे, विथ डाई ऑक्सीजन के साथ, इसको क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो देखो नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आया समझ में, तो ये हो गया आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एज अ व्हाट, एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, समझे, है ना। NO क्या है यहाँ पे, एज अ कैटलिस्ट की तरह। सो यहाँ पे इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक टाइप का जो हम बोलते हैं जिसको लेड चैम्बर प्रोसेस। आया समझ में, क्लियर। इसको लीड चैम्बर प्रोसेस भी कहा जाता है। ये रिएक्शन याद रखो। अब इसमें रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, देखो रिएक्टेंट हमारा कौन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट हुआ, आया समझ में, है ना। एंड दोनों, एंड दी कैटलिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाएगा, NO, यानी कि ये हमारा क्या होगा, कैटलिस्ट हो गया। आर ऑल इन द सेम फेज, एक ही फेज में है, आया समझ में। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ। दूसरा जो है इसमें जो बोला है वो है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। अब देखो मिथाइल एसीटेट मैं यहाँ पे ले रही हूँ CH3COO क्लियर। अब देखो इस वाले ग्रुप को, सॉरी मिथाइल, यस, देखो इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मीथाइल, आया समझ में, इसको मीथाइल। और ये वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, एसीटेट, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, मीथाइल एसीटेट, आया समझ में। तो ये मीथाइल एसीटेट है, इसको हम कैटेलाइज्ड करेंगे और या हाइड्रोलिसिस, क्या कैटेलाइज्ड करेंगे H+ आयन के साथ, तो वो हाइड्रोक्लोरिक HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा, समझे। तो देखो इसका मैं क्या करती हूँ, पहले हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे क्या होगा, आप वाटर ऐड कर दो, क्लियर। वाटर ऐड किया तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, HCl, इन प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। हाइड्रोलिसिस हम करा रहे हैं ना, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे कौन आएगा, OH आ जाएगा।
क्लियर। तो बॉन्ड टूटेगा यहाँ से कुछ, इस वजह से तो आपने पढ़ा है ये आयन में टूट जाता है, CH3COO माइनस और CH3 प्लस। दैट मीन्स क्या होगा, माइनस है तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। देखो हमें तो क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कराना है ना, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वाटर में तोड़ देने का, H और OH ऐसे, यानी H इसको मिल गया, OH इसको मिल गया, तो अब हमारा रिएक्शन सिंपल हो जाएगा। क्लियर। तो अब जो हमारा रिएक्शन होगा वो आपका बन जाएगा दैट इज CH, देखो यहाँ पे CH3COOH प्लस CH3OH। आया समझ में, क्लियर। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब इसमें देखो बोथ द रिएक्टेंट, ये दोनों यानी कि दोनों रिएक्टेंट है वो, और कैटालिसिस जो है, कैटलिस्ट है हमारा, आर इन द सेम फेज। ये दोनों भी है और हमारा जो कैटलिस्ट है वो दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम फेज में है, एक ही फेज में काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये था हम लोग का सेकंड एग्जाम्पल। इसके बाद जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल आता है उसमें आपको बोला है वो ज़रा समझना, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। अब अगर आप शुगर ले ले तो यानी आप क्या केन शुगर बोलो, सुक्रोज बोलो, C12H22O11, C12H22O11 ये हमारा क्या है, शुगर। इसको आप लोग सुक्रोज भी बोलते हो, इसको आप लोग केन शुगर भी बोलते हो, समझे। तो ये अलग अलग नाम है। अब इस शुगर का मैं कैटेलाइज्ड करूँगी H+ आयन के साथ, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर। तो देखो मतलब कि यहाँ पे हम कन्वर्जन यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ पे मैंने HCl बताया था, कैटेलाइज्ड बाय H+ आयन, इसको H+ आयन से कैटेलाइज्ड कर दिया तो वो एंड फर्निश बाय HCl। अब इसको फर्निश हम HCl के यानी कि इसका रिएक्शन कैटलिस्ट HCl ले रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे ये वाले में इस वाले में सुक्रोज में हम क्या करेंगे, इसको हम कैटेलाइज करेंगे H+ के साथ ही, लेकिन फर्निश यानी यहाँ पे H2HCl है तो इसमें क्या होगा, H2SO4। आया समझ में। तो देखो वापस इसको भी वाटर के साथ ही लेना है हमें। क्लियर। अब वाटर के साथ ही यहाँ पे फर्निश यानी कि कैटलिस्ट क्या होगा, H2SO4। आया समझ में। अब H2SO4 करने के बाद आप कोई भी कैटलिस्ट ले लो, लेकिन जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में ही कन्वर्ट होगा, यानी सोल्यूशन बनेगा। तो देखो इसका जो आपका आंसर आएगा वो C6H12O6 प्लस C6H12O6। या दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये आपका क्या बना, आपको पता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ही बनता है सुक्रोज का, सुक्रोज को तोड़ने पे। क्लियर, ये ध्यान रखो। और ये हो गया फ्रुक्टोज। क्लियर। तो ये हमारा था फॉर्मूला, मतलब कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यानी ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं एक सोल्यूशन। क्लियर, ये सोल्यूशन बना रहे हैं। और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी सेम होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट है ये दोनों भी कैसे हैं, सेम फेज में। आया समझ में। ये दोनों आप देखोगे तो पूरा का पूरा जोड़ दो तो एक ही फेज का रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा होमोजीनियस कैटालिसिस। ओके। सो सेकंड जो आता है वो आपका है आपका हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस हमने पढ़ लिया, अब आएगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ओके। सो चलिए हम लोग देखते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हमने होमो यानी सेम फेज, तो इसमें डिफरेंट फेज होगा। द कैटालिटिक प्रोसेस जिसमें कि रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट फेज में होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको गिवन है, वो सब आपको लर्न रखना है। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट फेज। क्लियर। जिसमें आपका कौन कौन होगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, तीनों के तीनों कैसे होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे, वो ध्यान रखो। क्लियर। अब इसमें पहला जो आपका एग्जांपल दिया है, एग्जांपल में जो फर्स्ट गिवन है वो ये बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन हम करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का, किसमें, इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट। क्लियर। तो ये सारे रिएक्शंस तो आपको लर्न ही रखने पड़ेंगे, समझ जाओ। क्लियर। तो देखो 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, प्लेटिनम एज एन कैटलिस्ट, तो हमारे पास SO3, इस टाइप में आपको रिएक्शन मिलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्जन। ऐसा मतलब दोनों ही गैस प्लेटिनम यूज एज अ कैटलिस्ट, ये एक टाइप का क्या है हमारा, कैटलिस्ट। क्लियर। चलो तो ये तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद जो आता है इसी में, ये इसमें रिएक्टेंट। अब देखो इसमें अगर आप देखोगे ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में है। सो रिएक्टेंट इज इन गैसियस स्टेट वाइल द कैटलिस्ट इज इन सॉलिड स्टेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट जो है आपका
इससे पहले वाले में भी देखना कि आप लोगों को क्या हो रहा था कि रिएक्टेंट जो थे, होमोजीनियस में भी ध्यान देना, होमोजीनियस में आप लोगों के उसमें भी वही था कि रिएक्टेंट और हमारा जो कैटलिस्ट है और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो सब सेम ही फेज में थे। अगर गैस है तो तीनों ही गैस में होंगे, सॉलिड है तो तीनों ही सॉलिड में होंगे, लिक्विड है तो ये तीनों ही लिक्विड में होंगे, ऐसा। लेकिन हेट्रोजीनियस में आप देखो कि हमारा रिएक्टेंट गैस फेज में है, लेकिन कैटलिस्ट किस में है, सॉलिड फेज में। तो देखो यहाँ पे ये गैस सॉलिड हो गया, मतलब कि क्या हो गया, डिफरेंट फेज। आया समझ में? सो ये ध्यान रखो। सेकेंड जो है वो आप लोग का आएगा, दैट इज व्हाट, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी देखो हम करेंगे ये सेकेंड है वो आपका कौन सा प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस। ध्यान रखो ये आप लोगों का हेबर प्रोसेस है जो कन्फर्म आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेबर प्रोसेस पक्का आता है। चलो, तो हेबर प्रोसेस का मतलब क्या होता था, N2 + 3H2 दैट गिव्स व्हाट, 2NH3, है ना। ये हेबर प्रोसेस का इक्वेशन जो हमने पहले भी देखा। तो इसमें होगा कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन। क्लियर? तो देखो डाई नाइट्रोजन गैस में और डाई हाइड्रोजन वो भी गैस में, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, टू फॉर्म व्हाट, अमोनिया फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ पे आयरन एज अ कैटलिस्ट विच इज़ इन सॉलिड स्टेट टू फॉर्म व्हाट, अमोनिया विच इज़ ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। तो देखो यहाँ पे सॉलिड आ गया ना, सॉलिड गैस गैस, बाकी सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड आ गया। दैट मीन्स ये कैसा फेज हो गया, डिफरेंट फेज। आया समझ में? ये रिएक्शन आपको हेबर प्रोसेस की लर्न रख लेनी है। N2 + 3H2 Fe के प्रेजेंस में 2NH3, आपका फेज चेंज हो जाएगा, गैस और सॉलिड, दैट मीन्स डिफरेंट फेज हो गया हेबर प्रोसेस। क्लियर? तो ये था आपका हेबर प्रोसेस। थर्ड जो आता है उसमें आता है ऑसवाल्ड। ये भी पूछा जाता है, ऑसवाल्ड का प्रोसेस। ओसवाल्ड का प्रोसेस भी आता है। इसमें आप समझो क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं अमोनिया का, ऑक्सीडेशन किया जाता है। देखो किस टाइप से, 4NH3 + 5O2, दैट ये बैलेंस करके आप लोग लिख देना, प्लेटिनम सॉलिड, ओके। और यहाँ पे आएगा 4NO + 6 टाइम वाटर। दैट मीन्स यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया है हमारे पास इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो अमोनिया को ऑक्सीडेशन करने के बाद यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड में हम कन्वर्जन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्लेटिनम गॉस इन ओसवाल्ड प्रोसेस। तो देखो ये सारे जो हैं वो आपके गैस में हैं, लेकिन ये जो है ये सारे आपके किस में है, गैस में है, लेकिन ये किस में है, सॉलिड में, मतलब डिफरेंट फेज हो गया। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो गैसियस स्टेट में और कैटलिस्ट किस में है, सॉलिड स्टेट में। आया समझ में? तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अब जो फोर्थ एग्जाम्पल आता है उसमें आपको क्या बोला है, उसमें बोला है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजिनेशन करेंगे वेजिटेबल ऑयल का। तो देखो वेजिटेबल ऑयल आप कोई भी ले सकते हो खाने वाला, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स प्लस हाइड्रोजिनेशन मतलब H2, ये दोनों कैसे फेज में है, गैस फेज में, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, निकल एज एन कैटलिस्ट, जो कि सॉलिड स्टेट में है। तो जैसे हम इसको निकल कैटलिस्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, वेजिटेबल घी बन जाएगा। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं हाइड्रोजिनेशन वेजिटेबल ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल एज एन कैटलिस्ट। और हम कह सकते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है, रिएक्टेंट जो है वो हमारा किस में है, गैस में नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा लिक्विड स्टेट में। क्लियर? तो ये